हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कैनेमेटिक्स। ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है आपका जो 11th क्लास है। तो 11th क्लास में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट वन जो पार्ट है वो मैकेनिक्स का है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये आपका काफ़ी हद तक बेस बिल्डअप करेगा। ये आपको आइडिया देने वाला है कि पूरे 11th और 12th में फिजिक्स को किस तरह से पढ़ने वाला है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा और ज़्यादा सीरियसली पढ़ा करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कैनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट होता है आपका डायनेमिक्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये है कि कैनेमेटिक्स में हम लोग इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ मोशन। अब इफेक्ट ऑफ मोशन क्या होता है? तो किसी भी पार्टिकल के मूव करने के कारण उसके जो इफेक्ट आते हैं, इफेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि उसका पोजीशन चेंज करेगा, उसके पास मूव करने के कारण उसके पास वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में। मतलब इफेक्ट ऑफ मोशन में आप क्या हो गया, एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ मोशन। ठीक है, अब आपका आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉज ऑफ मोशन। तो मोशन के जो कॉज होते हैं वो होते हैं आपका फोर्स। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव करने लगता है। या आप बोल सकते हैं टॉर्क, जो कि हम लोग रोटेशन में पढ़ने वाले हैं। तो फोर्स या टॉर्क ये सब क्या है, कॉज ऑफ मोशन। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कैनेमेटिक्स में, जो कि हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। तो कैनेमेटिक्स, तो इसकी शुरुआत होती है रेस्ट एंड मोशन से। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, मतलब मोशन क्या होता है? डेफिनेटली नॉट द वन यू आर थिंकिंग राइट नाउ, इट्स समथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स, करेक्ट। तो रेस्ट एंड मोशन हम लोग कैसे बोल सकते हैं? तो सिंपल सा बात है कि अगर सपोज कोई ऑब्जर्वर हो, कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर किसी चीज़ को ले सकते हैं आप। तो कोई ऑब्जर्वर हो, ये जरूरी नहीं होता कि ऑब्जर्वर के पास आँख ही हो। हम लोग फिजिक्स में ऑब्जर्वर को एज ए मीन्स मानते हैं कि कोई, हम लोग इमेजिन करते हैं कि वो वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप ये सब लॉजिक नहीं लगाने लगना। ठीक है, तो कोई ऑब्जर्वर है और वो इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस पार्टिकल का पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, ये अगर देख रहा है और ये इस पार्टिकल को हमेशा यहीं पे ऑब्जर्व कर रहा है, तो बोलेगा कि ये रेस्ट में है। लेकिन अब अगर ये पार्टिकल सपोज जो ये ऑब्जर्व करे, इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज होने लगा, तो अगर इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज होने लगा तो ये बोलेगा कि ये पार्टिकल क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप डिफाइन कर रहे हैं रेस्ट एंड मोशन, तो उसमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ, मतलब जिस पार्टिकल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके साथ साथ एक ऑब्जर्वर होना चाहिए। किसी न किसी को ऑब्जर्व करना चाहिए, तभी वो बोल सकता है कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है या रेस्ट में है। ठीक है, तो रेस्ट में तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका दोनों का रिलेटिव पोजीशन, मतलब ये देख रहा है और इसका पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो बोलेगा कि रेस्ट में है। लेकिन अगर वही इसका पोजीशन चेंज हुआ तो बोलेगा कि मोशन में है। अब इसका पोजीशन जो है, पार्टिकल का पोजीशन दो कारणों से चेंज हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि ये आदमी मूव करे इस डायरेक्शन में और पार्टिकल क्या रेस्ट में रहे। ठीक है, तो पार्टिकल अभी भी यहीं पर है और ये आदमी मूव कर रहा है, तो ये क्या बोलेगा कि ये पार्टिकल जो है मेरे रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बोलेगा कि ये मोशन में है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर बोलेगा। एक बात को आप ध्यान रखिएगा, जो मोशन होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। तो ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को क्या मानता है, कि वो मानता है कि मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, अगर वो मूव ही कर रहा है तो हमेशा मानता है कि मैं रुका हुआ हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूँ, तो आप सपोज कीजिए कि ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन में के विंडो से अगर आप देखते हैं बाहर की तरफ, तो आप क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पीछे जा रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को आप मानते हैं पीछे जा रही है, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में वो बैकवर्ड जा रही है, एक्चुअली में तो वो रेस्ट में है। तो वही होता है यहाँ लॉजिक, कि जब भी कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे तो उस ऑब्जर्वर को हम लोग रेस्ट में, ऑब्जर्वर खुद को क्या मानता है, रेस्ट में। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये ऑब्जर्वर इसको पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है और ये ऑब्जर्वर राइट साइड में मूव कर रहा है, तो ये मानेगा कि मैं नहीं मूव कर रहा है, ये पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है और लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये नहीं मानेगा कि मैं इसके तरफ जा रहा हूँ। या ये भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर रुका हुआ हो और पार्टिकल ही मूव करे।
ठीक है। तो दोनों में से किसी एक दोनों सिनेरियो में, दोनों में कोई भी अगर एक सिनेरियो अगर पॉसिबल हो तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल क्या है, मोशन में है। ठीक है। तो मोशन में होने के लिए जरूरी नहीं है कि पार्टिकल को खुद मूव करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ है। ऑब्जर्वर रुका हुआ है तभी पार्टिकल मूव कर सकता है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तभी पार्टिकल मूव कर सकता है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, जो एक्चुअली रेस्ट एंड मोशन है वो टोटली जो है फ्रेम एज वेल एज पार्टिकल डिपेंडेंट है, दोनों को देखना पड़ता है हम लोग को। तो इसी को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन होता क्या है। तो हम लोग लिखने वाले हैं क्या कि रेस्ट एंड मोशन इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। हम लोग लिखने वाले हैं कि रेस्ट एंड मोशन इज डिफाइंड with respect to an observer। वहाँ एक ऑब्जर्वर जरूर होना चाहिए। इफ पोजिशन ऑफ पार्टिकल is not changing, if not changing with respect to observer, then it is said to be at rest, and if changing, then it is said to be in motion। इसको क्या बोल सकते हैं, मोशन में बोल सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्व करा है उसके रिस्पेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वो मोशन में कर रहे हैं। ठीक है। और अगर इन जनरल अगर आपका ऑब्जर्वर नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग अर्थ को मानते हैं, मतलब अर्थ पे खड़े किसी आदमी को मानते हैं, उसको ऑब्जर्वर मानते हैं। ठीक है। तो देन इट इज सेड टू बी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। ठीक है, आप समझ जाओगे इसको। इसको लिखा है दैट ऑब्जर्वर। ठीक है, इसलिए मैं पहले लिख कर रखता हूँ। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। तो मोशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, तीनों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन में है आपका मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D। मोशन इन 1D को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन ही बोल सकते हैं, ए स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करा, मतलब एक्स एक्सिस में मूव करा, वाई एक्सिस में मूव करा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डायमेंशन मोशन। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे ही मूव करा है स्ट्रेट लाइन में, तो इसको भी हम लोग 1 डायमेंशन में ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जब भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मूव करे हम लोग उसको 1D मानने वाले हैं। ठीक है। तो 1D हो गया। मोशन इन 2D कहने का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन प्लेन भी। इसको हम लोग बोलने वाले हैं मोशन इन प्लेन भी। और 2D कहने का मतलब अगर एग्जांपल देखिए तो आप ऐसा इमेजिन, किसी ही पार्टिकल को आप इमेजिन कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ को अगर मैं ऐसे ऊपर की तरफ फेंकूँ, किसी एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे फेंकूँ, तो होता क्या है, कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जाकर गिर जाता है। आप किसी पार्टिकल को किसी एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे आप ऊपर की तरफ थ्रो करो तो कुछ दूर जाकर गिरता है और ऊपर भी जाता है। तो एक्चुअली ये एक्स में ही चल रहा है, साथ ही साथ वाई एक्सिस में भी चल रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन 2D। परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। मोशन इन 3D, मोशन इन 3D काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मैं आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मान लिए कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, मान लिए कि मैंने किसी पार्टिकल को कुछ इस तरह से मैंने थ्रो किया। ठीक है। लेकिन जो विंड है उसका स्पीड इनसाइड है। इमेजिन कीजिए, जो मैं बोलूँगा, जो विंड है वो इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, क्रॉस अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब आप इसको थ्रो कीजिएगा तो ये जाना तो चाहेगा ऐसे ऊपर, लेकिन विंड के कारण वो कुछ अंदर चला जाएगा, जेड में भी मूव करेगा। तो एक्चुअली वो एक्स एक्सिस पे आप अगर यहाँ से थ्रो करते हो तो एक्स एक्सिस पे इधर आकर नहीं गिरेगा, वो अंदर की तरफ गिरेगा। वो किधर गिरेगा, अंदर की तरफ। तो इसको हम लोग 3D मोशन में बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3D मोशन। IITs में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस ये परफेक्ट एग्जांपल है आपका 3D मोशन पे। और भी हम लोग 12th क्लास में ही काफ़ी सारे मोशन को हम लोग 3D में डालते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना सोच सकते हो कि मैंने विंड का, सपोज कीजिए कि विंड फ्लो हो रहा है जिसका
डायरेक्शन जो इनसाइड है और आपने एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, ठीक है, विंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो विंड इसको अंदर की तरफ पुश कर देगा, जो कि लास्ट केस में ये पार्टिकल बिल्कुल इस तरह से गया, लेकिन इस केस में विंड इसको अंदर की तरफ पुश करेगा। अंदर की तरफ पुश करने के कारण वो थोड़ा ट्विस्टेड मोशन चलेगा और साथ ही साथ वो एक्स में ही चलेगा और ऊपर की तरफ ही जाएगा और साथ ही साथ अंदर की तरफ जेड एक्सिस में भी जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोशन इन 3D। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। उसके बाद आपका मोशन अंडर प्लेन आएगा, मोशन इन प्लेन आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन 3D। चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, मोशन इन 1D। तो सबसे पहले इसको शुरू करने के पहले मैं कुछ कैनेमेटिकल पैरामीटर आपको दूंगा, फार्मूले जहाँ पर डिराइव किए जाएंगे और उसको समझने की कोशिश की जाएगी। तो सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हो, किसी भी एक एक्सिस की तरफ मूव कर सकता है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल जो है, आप कोई भी एक्स के लिए ले लो, ये एक्स इनिशियल कोऑर्डिनेट है, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है। पार्टिकल यहाँ से शुरुआत करता है और ये यहाँ से कुछ ऐसे चलता है। ठीक है, तो इस तरह से आता है, ये इसका एक्स फाइनल है। यहाँ पर जो टाइम हो गया, सपोज कीजिए कि t इज इक्वल टू टाइम t1 है और यहाँ पर t इज इक्वल टू जो टाइम है वो t2 है। ठीक है, या t इनिशियल t फाइनल कुछ भी आप ले सकते हैं। तो पार्टिकल कुछ इस तरह से पाथ को फॉलो कर रहा है। तो इस मोशन को डिफाइन करने के लिए, मतलब इस मोशन को एनालाइज करने के लिए मैं डिफरेंट कैनेमेटिकल पैरामीटर्स को लिखने वाला हूँ। तो यहाँ जो कैनेमेटिकल पैरामीटर हैं, कैनेमेटिक्स में हम लोग जितने कैनेमेटिकल जो पैरामीटर हैं, मतलब किसी ही पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग जिन जिन टर्म का यूज करते हैं, जिस जिस टर्म का यूज करते हैं, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो है पोजीशन है, आप बोल सकते हैं। तो पोजीशन सिंपल है, हम लोग कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। पोजीशन मतलब इस केस में आप कोऑर्डिनेट बता दीजिए तो आपको मिल जाएगा पोजीशन। ठीक है, सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और इसको हम लोग निकालते हैं, इस केस में डेल्टा एक्स से हम लोग डिनोट करने वाले हैं। और डेल्टा एक्स को हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर सोचा जाए तो मैं आपको दिखा दूं कि जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस हो जाएगा, अब देखिए शुरुआत अगर इस केस में हम लोग को निकालना है तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा। तो जो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, वो लिख सकते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले में। थर्ड जो आपका है वो है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस जो हम लोग बोलते हैं सिंपल पाथ लेंथ, जो पार्टिकल पाथ लेंथ ट्रेवल करेगा उसको हम लोग बोलने वाले हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो पाथ लेंथ निकालने के लिए मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल के बेसिस पे दूंगा जब हम लोग क्वेश्चन वाले पोर्शन में आएंगे। लेकिन अभी अगर माना जाए तो आपका जो डिस्टेंस हुआ है इस टोटल जो पाथ मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये टोटल जो पाथ है, ये पूरा लेंथ, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, एक मिनट मुझे थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस टोटल। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले में। तो आपका जो फोर्थ है वो है वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोलने वाले हैं डिस्प्ले वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के दो पार्ट्स होते हैं। आपका जो फर्स्ट पार्ट है वेलोसिटी का वो है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है,
तो जो पार्ट ए हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसको हम लोग वी एवरेज, वेक्टर साइन, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग वी एवरेज ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वी एवरेज इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन पोजिशन डेल्टा एक्स पर यूनिट टाइम बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसको बोल सकते हो आप एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, इसको आप समझ सकते हैं चेंज इन टोटल टाइम, ठीक है। फिर आपका आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको हम लोग सिंपली v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो हम लोग बोलते हैं dx बाई dt। अब बात आती है कि dx बाई dt क्यों आखिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, ये सोचने की बात आती है। और याद रखिएगा यही लॉजिक हर जगह यूज होता है, कहीं भी अगर डिफरेंशिएशन यूज हो। मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा है तो उसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो याद रखिए कि d का मतलब कुछ नहीं डेल्टा होता है। तो आखिर डेल्टा के जगह पे अगर मैं d पुट करता हूँ जिसके यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों दे रहा है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए सपोज कीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो अगर इसका स्पीड वेलोसिटी जिस रेट से जा रहा है वो कांस्टेंट हो, तो अगर वो कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो मैं निकाल दूंगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। कांस्टेंट रेट से जा रहा है मतलब सपोज कि हमेशा मूव करा है 5 मीटर पर सेकेंड से, हमेशा मूव करा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है यहाँ से वहाँ तक, तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी भी होगा 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वैल्यू यहाँ थ्रू आउट द मोशन कैलकुलेट करते हैं, तब भी वो आएगा 5। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट हो थ्रू आउट द मोशन, अगर कांस्टेंट हो तो उसका एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों एक ही होता है। दोनों क्या होगा, एक ही होगा। अगर एग्जाम्पल के बेसिस पर सोचना है तो आप फटाफट ऐसा सोचिएगा कि मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, उसमें 5 स्टूडेंट्स हैं। तो 5 स्टूडेंट्स हैं, अगर उसमें एक का मार्क्स है 20, 30, 40, 50 और 60, तो इस केस में आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो अगर आप एवरेज निकालिएगा तो एवरेज मार्क्स आपका आएगा टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल मार्क्स आप ऐड कीजिएगा, आप देखिएगा आपका एवरेज आने वाला है 40, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म लेकर रखा है। तो एवरेज जो मार्क्स आएगा इसमें 40 आएगा। तो 40 जो है ना ही तो इसका मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही तो इसका मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी का मार्क्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से एवरेज वैल्यू दे रहा है, ठीक है। लेकिन वही मैं अगर बात करता हूं कि सपोज ये कोई क्लासरूम है, उसमें हर स्टूडेंट्स का मार्क्स ही 40 है, हर स्टूडेंट्स का मार्क्स क्या है 40, तो उस केस में एवरेज भी क्या आएगा 40, ठीक है। तो देखिए इस केस में अगर सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स सेम है तो उस केस में जो आपका एवरेज वैल्यू जो कि 40 आ गया है, और इंडिविजुअल का वैल्यू, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का मार्क्स का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम ही है। जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का मार्क्स है वो मार्क्स और जो एवरेज मार्क्स है वो दोनों क्या है, सेम है। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट हो, और कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो तो आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो वो इंडिविजुअल के बराबर आएगा, तो वो इंडिविजुअल क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यही लॉजिक होता है कुछ इंस्टेंटेनियस और एवरेज निकालने में। तो अगर मैं बता दूं कि यहाँ अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो अब दिक्कत ये है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो जो एवरेज आने वाला है वही क्या आने वाला है, इंस्टेंटेनियस आने वाला है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम लोग को दिक्कत होने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ आइडिया ऐसा यूज करूँगा ताकि वेलोसिटी चेंज ना हो। तो सपोज कीजिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो मैं अगर सपोज कीजिए कि मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक छोटा सा सेक्शन लूँगा, ठीक है। मैं इस पॉइंट का एक छोटा सा सेक्शन लूँगा और उस छोटे सेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको डेल्टा नहीं बोलकर मैं dx बोल दूंगा, ठीक है, dx बोल दूंगा। और जो टाइम है, अब ऑब्वियसली टाइम अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो टाइम ही मैं छोटा ही ले रहा हूँ, तो dt ले लूँगा। अब इसको लेने से फायदा हुआ कि इतने छोटे इंटरवल में ये वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकता है। याद रखिए dt का वैल्यू लगभग 0.0001 ऐसे कुछ बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इतने छोटे इंटरवल में इस वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर वो वैल्यू चेंज नहीं होगा तो मैं एवरेज कैलकुलेट करूं इस पॉइंट पे या इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करूं, मतलब किसी एक इंस्टेंट पे लूं, दोनों क्या है, बात बराबर है। तो वही है कि अगर आपको भी इंस्टेंटेनियस निकालना है
तो आप क्या करोगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ही लिखोगे, लेकिन कंडीशन ये पुट कर दो कि जो डेल्टा टी आना चाहिए वो टेंस टू जीरो होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डी एक्स बाई डी टी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डी एक्स बाई डी टी। तो यही लॉजिक होता है इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए कि आप टाइम इंटरवल को छोटा कर देते हैं। अब छोटा करने से फ़ायदा होता है कि वो क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, जिस चीज़ को आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस छोटे इंटरवल में वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग फोर्थ में पहुंच चुके हैं शायद हाँ फोर्थ में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग फिफ्थ की बात करते हैं। तो आपका आता है स्पीड। स्पीड बोलते हैं चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब स्पीड के भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में वी एवरेज, याद रखिए मैं वेक्टर साइन हटा दिया हूँ यहाँ से, तो जगह डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, और फिर आपका आता है बी पार्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, डी एक्स बाई टी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए स्पीड, आखिर एवरेज स्पीड में मैंने डिस्टेंस बाई टाइम लिखा, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड में मैंने सिंपली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया। तो आप सोच सकते हैं कि उसके बेसिस पे अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना हो, तो एवरेज स्पीड निकालना हो तो मैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी ले सकता था। एवरेज वेलोसिटी का मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाता है एवरेज स्पीड, ये बोलना गलत है, लेकिन ये बोलना सही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो क्यों, आखिर लॉजिक क्या है इसके बिहाइंड। तो लॉजिक को अगर आपको जानना हो तो उसके लिए मेरे को पेज को स्क्रॉल करना होगा। मैं क्या बोलूँगा कि देखिए स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्यों आता है। देखिए होता क्या है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे जाए, यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ जाता है, तो अगर आपको निकालना हो एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो आप लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। आप क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वही अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस बाई टाइम। अब इसमें हुआ क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है बस इतना ही है, लेकिन डिस्टेंस जो है ये पूरा का पूरा लेंथ है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग हैं। ध्यान सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है। ये अपना डायरेक्शन क्या कर चुका है, चेंज कर चुका है। वही अगर डायरेक्शन ये चेंज नहीं करता, ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता, तो जितना आपका डिस्प्लेसमेंट होता उतना ही डिस्टेंस होता। तो इस केस में आप बोल सकते थे कि आपका जो होगा एवरेज स्पीड वही होगा एवरेज वेलोसिटी, जो होगा एवरेज स्पीड वही होगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस तभी आता है जब डायरेक्शन पार्टिकल अपना चेंज करे। मतलब इसे बोल सकते हैं कि बोथ आर डिफरेंट, both are different only when direction is changing। डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में, मतलब इस केस में आप बोल सकते हो कि वी एवरेज जो वेलोसिटी होगा वही एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, हाँ मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग तो वही होगा क्या, एवरेज स्पीड। लेकिन इस केस में दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग है, डिस्टेंस अलग है। लेकिन इंस्टेंटेनियस के साथ क्या फ़ायदा रहता है कि देखिए इंस्टेंटेनियस में मैं बहुत ही छोटा इंटरवल ले रहा हूँ। मतलब पार्टिकल सपोज कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो आप बिल्कुल ही छोटा वैल्यू लेते हैं, dx लेते हैं, और इस केस में आप dt लेते हैं। देखिए अब टाइम इतना छोटा है कि उस टाइम में आपका ये टर्न ले ही नहीं सकता है। याद रखिए टाइम बहुत ही छोटा होता है। तो उस टाइम में हम लोग गारंटी बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। और अगर आपका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो इफ डायरेक्शन इज नॉट एबल टू चेंज, इफ पार्टिकल is not able to change its direction in a small interval of time, then क्या कर सकते हैं, वी कैन से कि जो
वेलोसिटी होगा उसी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी होता है प्लस माइनस का, तो जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वही हो जाएगा स्पीड, वही क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ये है कि हम लोग एवरेज, यहाँ फिर से एक मैं रिपीट करता हूँ, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एवरेज स्पीड नहीं बोल सकते, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एवरेज स्पीड नहीं बोल सकते, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। लॉजिक आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की बात करें तो आपका एक्सेलरेशन शायद ये फिफ्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है। तो सिक्स्थ पार्ट में है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज क्या है, वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट फर्स्ट पार्ट में आप बोल सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम लोग ए एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एवरेज से, और इसको लिखेंगे डेल्टा भी, चेंज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और फिर आपका आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसी तरह से होगा आपका ए इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं इसको डी वी बाई डी टी। लॉजिक सेम है कि अगर मैं वैल्यू को छोटा रखूं तो उस केस में हम लोग रेट को कांस्टेंट मान सकते हैं। याद रखिए एक छोटी सी बात है कि अगर आप कहीं भी एक्सेलरेशन लिखते हैं, जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर एक्सेलरेशन आप बोल सकते हो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका कहने का मतलब होता है कि आप इसको लिख रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड, मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो स्पीड है, जो या बोलो वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। इसका मतलब आप यही बोल सकते हो कि सपोज कीजिए कि पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपसे कोई पूछे कि इसका वेलोसिटी एक सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, तो आपको कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करना। आप एक सेकेंड में सिंपल बोल सकते हो कि अगर एक सेकेंड में इसका चेंज हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा इस केस में, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि एक सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी चेंज होगा 5 से होगा, तो 2 ऑलरेडी है और 5 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड के बाद। आपसे बोले कि 2 सेकेंड के बाद t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कि 2 सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड में 5 बढ़ रहा है, तो 10 बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो हम लोग बिना कैलकुलेशन के भी, अगर आप अच्छे से लॉजिक्स को समझते हैं तो बिना कैलकुलेशन के भी हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये आपका हो गया एक्सेलरेशन, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट था। एक मैं और एक और छोटा सा चीज़ मैं आपको बता दूँ, 6 हो गया। 7th में एक होता है जर्क, ऑब्वियसली नॉट द वन यू आर थिंकिंग राइट नाउ। ये जो जर्क होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। हम लोग यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं जर्क। तो जर्क का जो फार्मूला हो गया, हम लोग सिंपल से बात में बोले तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा जर्क का, उसको हम लोग बोल सकते हैं डी ए बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, डी वी बाई डी टी। एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन भी हम लोग रिप्रेजेंट डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको आपको एक और बार लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी टी, सॉरी डी टू बाई डी टी स्क्वायर, और v की वैल्यू आप पुट कर दो, क्या होता है डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी थ्री बाई डी टी क्यूब ऑफ एक्स। एक्स को अगर आप 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आएगा जर्क। ठीक है, ये हम लोग को फार्मूला में यूज़ तो नहीं आता है, हम लोग नहीं यूज़ करते हैं इसको, लेकिन जस्ट ए टर्म है।
तो इस तरह से आपका सारा थ्योरी यहाँ पर हो गया। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो डिस्टेंस होता है, हम लोग इसको नोट में डालेंगे, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। रीज़न यही है कि मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ऐसे अगर जाता है पार्टिकल, तो उस केस में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन अगर वो पार्टिकल सीधा चलते जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए एक और बात है फिर कि एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड है ऑलवेज ग्रेटर इक्वल एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। लॉजिक सेम है क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस बेस पे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। सपोज कीजिए कोई पार्टिकल शुरुआत करता है यहाँ से, ठीक है। ये पार्टिकल x इक्वल टू 1 पे है, शुरुआत यहीं से करता है मोशन को। ये 2 है, सपोज कि ये 3 है, ये 4 है, ये x इक्वल टू 4 है और ये x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 है, ये x इक्वल टू आपका 2 है। तो पार्टिकल पॉइंट ए शुरुआत करता है, फाइनली वो पॉइंट बी तक जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इफ पार्टिकल टेक्स 3 सेकेंड टू मूव फ्रॉम ए टू बी, देन फाइंड, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना हो, ठीक है। तो आप कहोगे बिल्कुल आसान सा चीज़ है कि आपको निकालने के लिए क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा एक्स की वैल्यू वो होती है हमेशा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो एक्स फाइनल जो हो गया है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, आप बिना सोचे समझे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिख से एक्स फाइनल है आपका कितना, 3 माइनस 1, ये जो आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड बात करें, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं ना, बिल्कुल आराम से देखो। 1 to 2 1 सेंटीमीटर चला, ये 2 to 3 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। पार्टिकल चला, ये 1 सेंटीमीटर चला, 2 सेंटीमीटर चला, 3 सेंटीमीटर चला और बैक आते टाइम 4 सेंटीमीटर चला। तो डिस्टेंस आपको अगर लिखना हो तो डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ होता है, तो आप सीधा 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिख सकते हो। थर्ड वाले ऑप्शन में देखा जाए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो गया है आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो कितना हो गया है वो हो गया है आपका 2/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फोर्थ की बात करें तो आपका जो डिस्टेंस हो गया, सॉरी एवरेज स्पीड जो हो गया है वी एवरेज, वो हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर रखा है 4 और टाइम जो हो गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो बेसिकली आपका क्वेश्चंस का होगा और उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है।